हेलो स्टूडेंट, मैं दीपक मिश्रा एक बार फिर कॉन्सेप्ट क्लासेस में न्यूट्रिशन का पार्ट 2 यानी लाइफ प्रोसेस का जो न्यूट्रिशन पार्ट था उसका पार्ट 2 डाइजेशन। तो आइए आज हम शुरू करते हैं डाइजेशन। हेलो फ्रेंड्स, तो अब हम शुरू करते हैं अपना टॉपिक नंबर 2 पार्ट 2 डाइजेशन। तो डाइजेशन में हमने बताया कि डाइजेशन, व्हाट इज डाइजेशन, डाइजेशन होता क्या है कि कोई भी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब सिंपलर फॉर्म में होता है तो उसे ही हम क्या कहते हैं, डाइजेशन। मतलब जटिल अणुओं का छोटे अणुओं में तोड़ा जाना ही क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। अब यहाँ पर बात करते हैं न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स। तो न्यूट्रिशन इन ऑर्गेनिजम्स क्या होता है कि छोटे जीव जो सूक्ष्म जीव होते हैं उनमें न्यूट्रिशन कैसे होता है। उनमें एक विशेष प्रकार की रचना पाई जाती है जिसे फूड वैक्यूल के नाम से जानते हैं। उसी फूड वैक्यूल के थ्रू ही न्यूट्रिशन होता है। यहाँ पर इनके वाह्य भाग को, जिसको हम स्यूडोपोडिया कहते हैं, ये थ्रू दी स्यूडोपोडिया जो स्मॉल ऑर्गेनिजम्स होता है उसे कैप्चर करते हैं और अंदर बॉडी डाइजेशन करते हैं। आफ्टर देन ये से अपने फूड वैक्यूल के थ्रू उसको डिजोल्व कर लेते हैं, मतलब डाइजेस्ट कर लेते हैं और डाइजेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो सकता है। इस चित्र के माध्यम से हम इस चीज को आसानी से समझ सकते हैं। अब बात करते हैं कि न्यूट्रिशन इन ह्यूमन, यानी मानव में न्यूट्रिशन कैसे होता है। तो मानव में न्यूट्रिशन के लिए एक विशेष प्रकार की स्ट्रक्चर होती है जिसे हम एलिमेंट्री कैनाल कहते हैं। फ्रॉम माउथ टू एनस इज नोन एज एलिमेंट्री कैनाल, यानी एलिमेंट्री कैनाल जो होती है वह मुंह से लेकर एनस तक का हिस्सा होती है। इसके मुख्य 4 भाग होते हैं। पहला माउथ एंड फेरिंग्स होता है, दूसरा ओएसोफेगस होता है, तीसरा स्टमक होता है, चौथा इंटेस्टाइन होता है। इंटेस्टाइन जो होती है वो मुख्यतः 2 प्रकार की होती है। फर्स्ट वन इज स्मॉल, सेकेंड वन इज लार्ज। तो जो स्मॉल इंटेस्टाइन होती है वो 6.5 मीटर लंबी होती है, जबकि जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है वो 1.5 मीटर लंबी होती है। अब सवाल यहाँ ये उठता है कि स्मॉल इंटेस्टाइन बड़ी और लार्ज छोटी क्यों होती है, इसे तब ऐसा कहा ही क्यों जाता है। इसीलिए इसे ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं कि जो लार्ज इंटेस्टाइन है इसका डायमीटर बड़ा है और जो स्मॉल इंटेस्टाइन इसका डायमीटर छोटा है। इसीलिए हम इसे स्मॉल इंटेस्टाइन कहते हैं और इसीलिए इसको हम दूसरी वाले को हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि माउथ एंड फेरिंग्स में जो प्रोसेसिंग स्टार्ट होती है कैसे स्टार्ट होती है। तो माउथ में अगर स्टार्ट होना है, अगर प्रोसेसिंग स्टार्ट होनी है, मतलब डाइजेशन का प्रोसेस स्टार्ट होना है, तो माउथ में बहुत सारे ऐसे ऑर्गन्स होते हैं जो हम एक्सेसरीज ऑर्गन्स कहते हैं, जो एक तरीके से कह सकते हैं कि डाइजेशन में इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जैसे टीथ होती है, टंग होता है, पैलेट होती है, ठीक है, जाज होते हैं, हमारे लिप्स होते हैं, ये हमारे एक्सेसरीज ऑर्गन्स है, या हम कह सकते हैं कि ये मदद करने वाले ऑर्गन्स होते हैं जिनकी सहायता से हम आसानी से डाइजेशन का प्रोसेस माउथ में कंप्लीट करते हैं। और माउथ में निकलने वाले सेलेवरी ग्लैंड से सलाइवा जो होती है वह इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, जो सबसे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है कार्बोहाइड्रेट को डिजोल्व करने में। तो सेलेवरी एमाइलेज जो होती है वह कार्बोहाइड्रेट को, जो कार्बोहाइड्रेट यानी स्टार्च के जो जटिल अणु होते हैं उनको कार्बोहाइड्रेट के फॉर्म में, मोनोसेक्राइड के फॉर्म में ब्रेक डाउन करने में हेल्प करती हैं। अब माउथ के अंदर जो सेलेवरी ग्लैंड्स होती हैं और 3 टाइप्स की पाई जाती हैं। एक पैरोटिड होती है, एक सबमैंडिबुलर होती है, एक सबलिंगुअल होती है। ये 3 पोजीशंस होती हैं। यहाँ पैरोटिड होती है, यहाँ होती है सबमैंडिबुलर और यहाँ पर तो सबलिंगुअल। जो पैरोटिड वाला हिस्सा होता है, यहाँ पर छोटे बच्चों में कभी कभी वायरसेस आकर अफेक्ट कर देते हैं। इसकी वजह से यह जो पैरोटिड ग्लैंड होती है वो स्वेल कर जाती है, जिसकी वजह से एक डिजीज हो जाती है, इसे हम मम्स के नाम से जानते हैं। हिंदी में इसे गलसुआ रोग भी कहते हैं, जो बच्चों में होती है अधिकतर। यहाँ इसकी वजह से यहाँ पर स्वेलिंग हो जाती है, जिसकी वजह से प्रॉब्लम शुरुआत होती है। अब माउथ से पाचन की क्रिया संपूर्ण होने के बाद, यानी कार्बोहाइड्रेट का पाचन होने के बाद जो बचे हुए सब्सटेंसेस हैं वह आगे की तरफ बढ़ते हैं और वहाँ पर डाइजेशन का प्रोसेस आगे बढ़ता है। तो यहाँ से ओएसोफेगस जो करीब 23.5 सेंटीमीटर लंबी नलिका होती है, जिसमें म्यूकोसा बार बार रिलीज होता है, जिसका एक काम होता है कि जो फूड हो वह कहीं रुक ना पाए, उसकी दीवार से कहीं अटैच ना हो, चिपक ना पावे, तो आसानी से आने के लिए वह ऐसा काम करती है। तो एसोफेगस में जो पेरिस्टेटिक मूवमेंट होता है, यानी एक बार यहाँ पर भोजन आता है, रुकता है, फिर आगे छोड़ा जाता है, फिर इस तरीके से ऐसे भोजन होते होते स्टमक के अंतर्गत आता है। अब स्टमक में भी 3 टाइप्स के रूमेन, या 3 रूमेन में बटा होता है, 3 पार्ट में बटा होता है। इनका रीजन जो होता है, स्टमक में जो पाचन की क्रिया होती है, यहाँ पर इस पार्ट को हम रूमेन के नाम से जानते हैं और 3 रीजन्स में बटा होता है। जो यहाँ वाला हिस्सा होता है ऐसे हम कार्डिक रीजन कहते हैं।
बीच वाले हिस्से को, ज़्यादा वाले हिस्से को हम फंडिक कहते हैं और लास्ट वाला जो हिस्सा होता है उसे हम पैलोरिक कहते हैं। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शंस होता है, यानी कार्डिक रीजन में कॉन्ट्रैक्शंस होता है और यह भोजन को अंदर की तरफ कर लेता है, ऊपर जाने से रोकने का काम करता है। और यहाँ से पाचन की क्रिया शुरू होती है, प्रोटीन के पाचन की क्रिया शुरू होती है। और प्रोटीन के पाचन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट रोल जो प्ले करता है वह पेप्सिनोजन, एक इनएक्टिव एंजाइम होता है। वह जैसे ही भोज्य पदार्थ अंदर पहुंचता है वह एक्टिव हो जाता है, पेप्सिन को रिलीज करता है, यानी पेप्सिनोजन इज कन्वर्टेड इनटू पेप्सिन और वहां से प्रोटीन के पाचन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। यह जो पेप्सिनोजन जो होता है, जो इनएक्टिव फॉर्म में होता है, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंतर्गत होता है, जहां से गैस्ट्रिक जूसेस में पेप्सिन होता है, HCl होता है, म्यूकोसा होता है और लाइसोजाइम नामक एक विशेष प्रकार का एंजाइम पाया जाता है। इतनी चीजें वहां पर होती हैं जो यहाँ पर प्रोसेसिंग को स्टार्ट करती हैं। HCl का काम होता है, यह भोजन के मीडियम को अम्लीय बनाता है और HCl की तीव्रता 1.5 to 2.5 pH की होती है, यानी आप एक सामान्यतः ब्लेड अगर अंदर डाल दें अपनी पेट के अंदर तो HCl उससे भी डिजॉल्व कर सकता है, उसे भी समाप्त कर सकता है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है। अब म्यूकोसा क्या करती है कि भोज्य पदार्थों को पाचन की क्रिया में ब्रेक डाउन करने में मदद करती है और सड़ने से बचाने का काम करती है। और इधर उधर जैसे इसमें एक होता है क्रमाकुंचन की क्रिया होती है, यानी इसको एक तरीके से पीसने का काम करते हैं, तो पीसने की क्रिया होती है जो आसानी से की जाती है। तो जो म्यूकस होता है वह जो स्टमक की इंटरनल लाइनिंग होती है उससे HCl के प्रभाव को भी प्रोटेक्ट करने का काम करता है। अब यहाँ से भोज्य पदार्थ जो रुमेन से होते हुए आगे बढ़ता है, यानी प्रोटीन के पाचन के बाद जो भी पदार्थ जिसका जो डाइजेस्ट नहीं हो पाता है वो आगे बढ़ता है, तो यहाँ से यह पहले जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, डियोडोनियम, जीलियम और इलियम, ये 3 पार्ट होते हैं। तो डियोडोनियम एक सी स्ट्रक्चर लाइक छोटी सी संरचना होती है ऐसी, जो जुड़ी होती है यहाँ से लीवर से जुड़ी होती है। लीवर से बाइल जूस का फॉर्मेशन होता है जो थ्रू दी गॉल ब्लैडर होते हुए यहाँ पर पहुँचता है डियोडोनियम में। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि यहाँ पर जो एसिडिक मीडियम था वह बाइल जूस के कारण वह उसका मीडियम चेंज करता है और मीडियम चेंज होकर यह हो जाता है बेसिक मीडियम में कन्वर्ट हो जाता है। तो बाइल जूस जो होता है वह लीवर से सिक्रीट होता है, थ्रू दी गॉल ब्लैडर होते हुए पहुंचता है डियोडोनियम में। डियोडोनियम एक छोटी सी सी लाइक स्ट्रक्चर, इसकी संरचना इस तरीके की संरचना होती है जहां पर भोजन का पाचन शुरू होता है। किसका? जो बचे हुए फैट्स हैं, इसके अलावा जो हायर प्रोटीन हैं और जो कार्बोहाइड्रेट जो बिल्कुल जटिल हैं जिनका पाचन नहीं हो सकता, यानी रेस्ट ऑफ ऑल जिसका भी पाचन नहीं हुआ है उसके पाचन का प्रोसेसिंग स्मॉल इंटेस्टाइन में शुरू होता है। अब स्मॉल इंटेस्टाइन से बहुत सारे जैसे ट्रिप्सिन है, काइमोट्रिप्सिन है, ये रिलीज होते हैं जो पाचन की क्रिया में ज्यादा से ज्यादा मदद करते हैं। अब यहाँ से भोज्य पदार्थ जब आगे बढ़ जाते हैं तो यहाँ से पैंक्रियास से भी पैंक्रियाटिक जूसेस रिलीज होते हैं जो पाचन की क्रिया में मदद करते हैं। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में भोजन का पाचन पूरी तरीके से हो जाता है। जब इसकी बात जब पाचन की क्रिया इंटेस्टाइन के अंदर समाप्त हो जाती है तो वह बचा हुआ जितना भी पदार्थ होगा वह बढ़ जाता है लार्ज इंटेस्टाइन की तरफ। लार्ज इंटेस्टाइन के भी 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सीकम, दूसरा भाग होता है कोलन और लास्ट वाला भाग होता है रेक्टम। सीकम, कोलन और रेक्टम में मुख्यतः पाचन की कोई क्रिया नहीं होती है, यानी पाचन जो होता है वो माउथ से शुरू होता है और स्मॉल इंटेस्टाइन तक जाते जाते खत्म हो जाता है। लार्ज इंटेस्टाइन में वाटर जो होता है उसको एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी वाटर लॉस आपकी बॉडी में किसी तरीके से ना हो सके, सिर्फ वाटर का कंजम्पशन हो सके, इसीलिए जो लार्ज इंटेस्टाइन होती है मुख्यतः सीकम, कोलन और रेक्टम एरियाज जो होते हैं वो वाटर को कॉन्ट्रैक्ट करके रोकने का काम करते हैं कि हमारी बॉडी से वाटर लॉस ना हो सके, उससे बचने के लिए काम किया जाता है। अब लार्ज इंटेस्टाइन से भोज्य पदार्थ जो बचेगा जिसका डिजॉल्वेशन नहीं हो सकता है, किसी दशा में नहीं हो सकता है, उसे थ्रू द रेक्टम एक्सक्रीट कर दिया जाएगा। अब यहाँ से पूरी प्रोसेसिंग कंप्लीट हो जाएगी। जो स्मॉल मॉलिक्यूल तोड़े जाएंगे उनको रखने के लिए स्मॉल इंटेस्टाइन में कुछ फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं जिन्हें विलीज कहते हैं, हिंदी में रसांकुर कहते हैं। रसांकुर कुछ अंगुली समान संरचनाएं होती हैं जो बचे हुए भोज्य पदार्थों को रखने का काम करती हैं। यही क्रिया आगे बढ़ती रहती है, इस तरीके से पाचन की क्रिया पूर्ण होती है।